हेलो बच्चों, वेलकम टू द सुपर कंसेप्ट क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा 2026 25-26 का मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 का फिजिक्स का सारा एक्सप्लेनेशन। जो भी क्वेश्चंस है मॉडल पेपर का फिजिक्स का सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025-26 का। ठीक है, इसका जितना भी क्वेश्चंस होगा, जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या कहीं पे भी दिक्कत हो तो फिर बोल सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला नंबर क्वेश्चन बोला है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम वेरीज एज। अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर जिसका नाम है Q1, और दूसरा एक पॉइंट चार्ज है जिसका नाम है Q2, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो R है। पहला बात समझ में आया कि 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी अगर R है तो कूलॉम्स लॉ ने क्या बोला था बच्चों? याद है कुछ? पहला चैप्टर में आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जब पढ़ रहे थे तब एक लॉ पढ़े थे सर। कौन सा लॉ बच्चों? एक लॉ पढ़े थे जिसका नाम था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा था कि जब भी दो चार्ज को एक दूसरे से कुछ दूरी पे हम लोग रखते हैं, जब भी कोई दो चार्ज को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है? दोनों के बीच में फोर्स लगता है। लगता है कि नहीं बताओ? जैसे मान लो ये यहाँ पे एक पुरुष है, एक लड़का है, और यहाँ पे मान लो एक महिला है, मतलब स्त्री है, स्त्री का लाना नहीं, स्त्री है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये मान लो Q1 चार्ज है और इसका नाम Q2 चार्ज है। दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? होगा। क्या रिपल्सन हो सकता है सर? हो सकता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब समझ में आना चाहिए बच्चे। जो एक दूसरे को खींचते हैं उसको अट्रैक्शन बोलेंगे, जो एक दूसरे से दूर जाते हैं उसको रिपल्सन बोलेंगे। तो या तो ये एक दूसरे को खींचेंगे या तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पर आधारित है। तो एक बात बताओ बच्चों, तो इन दोनों के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा? कूलॉम्स लॉ ने ये कहा बच्चों कि जब भी दो चार्ज एक दूसरे से दूर दूर पर रहे कहीं पर, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। ठीक, वो फोर्स जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस का। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब इसका गुणांक का, दोनों चार्जेस को गुना कर दो, उसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हम चार्ज का मान को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स का मान भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। दूसरा बात इन्होंने कहा था, फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। मतलब ये दोनों के बीच का जो दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हिंदी में छोड़ो, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि एक को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरा का मान जो है घटेगा। एक का मान अगर आप घटाओगे तो दूसरा का मान जो है बढ़ेगा। मतलब कट्टर दुश्मनी वाला, एकदम एक दूसरे से जलते रहना है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, जस्ट लाइक दैट, ऐसे होगा। तो कूलॉम्स लॉ ने यहां से एक फॉर्मूला दिया था, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। यही एक फॉर्मूला दिया था, बस इतनी सी बातें दी थी। क्या बोला था? फोर्स बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब इसको देखकर बताओ, पहला बात क्या बोला कि फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा बात क्या बोला? फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि 2 पॉइंट चार्ज को अगर रख देते हैं एक दूसरे से दूरी पर तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा? तो बोल रहा है कि 1/r के बराबर, 1/r स्क्वायर के बराबर, r क्यूब,
आर स्क्वायर। तो किसका प्रोपोर्शनल होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि 1/r स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो पहला नंबर का बी नंबर को टिक मार दोगे। क्यों? क्योंकि सर हमने अभी अभी पढ़ा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का इनवर्स होता है, उल्टा होता है बच्चों। तो पहला नंबर का बी नंबर कूलम स्लो ने बता दिया, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा। दूसरा नंबर भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखना ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चले। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए पहले समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आप समझेंगे नहीं, हम बता देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये यूनिट होता है, लेकिन अगला बार क्वेश्चन घुमा के दे दिया तो क्या करोगे? तो फंस जाओगे ना। फंसना नहीं है, हम लोगों को फंसना नहीं है, इसीलिए पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उससे एसआई यूनिट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। है कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना, यस सर, नो सर। तो हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम बात कर रहे हैं बच्चों इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? फाई। कहीं कहीं पर ई दिया हुआ रहेगा। ई का मतलब क्या हुआ? फाई। ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट डी ए। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए का मतलब एरिया। और आखिर फ्लक्स क्या होता है? अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ दे तो फ्लक्स क्या होता है? देखिए बच्चों हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए सर आपके पास एक सरफेस है, मान लिया कि एक सरफेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। अब देख कर बताओ बच्चों, ये जो लाइंस है इसमें से कितना लाइन जो है इस वाले एरिया से पास किया? ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें से कितना जो है इस वाले एरिया से पास कर रहा है? तो 1 2 3, ये तीनों पास कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो इसी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस पे कितना लाइंस पास कर रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने जान लिया, ई डॉट डी ए होता है, या फिर कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया बच्चों, एरिया एरिया समझ रहे हो? यहाँ का जैसे सरफेस एरिया हम मान लेते हैं ds है, तो ये हो गया सरफेस एरिया, तो वहाँ ई डॉट डी एस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला चलिए सर समझ गए, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे सर? यूनिट निकालने के लिए बच्चों हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कोई पूछ दे तो बोलेंगे सर फोर्स बटा चार्ज। है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अरे यस सर, नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बटा चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अगर हम पूछे, पहले यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? एक बात बताओ, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलॉम। क्या याद रहेगा ये बात? फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम। ये बात समझ में आया? हमसे ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है, ये किसका यूनिट आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन बटा कूलॉम हो गया, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो बताओ यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। क्या ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम? कहाँ से आया सर? ये यहाँ से आया, फॉर्मूला से बता दिए। इससे क्या क्या क्लियर हुआ बताओ बच्चों?
कभी अगर एग्जाम में पूछ दे, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तुम बोलोगे न्यूटन पर कूलम। बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, तुम बोलोगे सर न्यूटन होता है। बताओ चार्ज का यूनिट क्या होता है, तुम बोलोगे कूलम होता है। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं बताओ? अरे हाँ कि ना? अरे यस सर, नो सर? क्या ये सारी चीजें क्लियर है? एकदम क्लियर, पानी की तरह साफ है कि नहीं? तो हम लोग जो है इस क्लास में हर एक क्वेश्चन को विथ डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने देंगे, है कि नहीं? तो फाई बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। अब हम लोग चलते हैं, क्या इसके पास ये ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम? ये देखिए बी नंबर है, तो बी नंबर को हम लोग टिक मार देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो ये बात समझ में आई? दो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है बच्चों, दोनों क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट के साथ क्लियर किए, एकदम क्लियर। हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पे, तीसरा नंबर का क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा बच्चों? बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझने पर है। कंसेप्ट को समझोगे तब आप फिजिक्स में समझ पाओगे। फिजिक्स में सोचोगे रट्टा मार लेंगे सर इससे हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर बात बोलते हैं, रट्टा मारने से नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, आखिर कहां से आ रहा है भाई, ये बात समझना पड़ेगा। चलिए, हमसे पूछा क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पहला बात। दूसरा बात, पोटेंशियल क्या होता है। तीसरा बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ये तीनों बात जो समझ गया वो निकाल लेगा 1 मिनट में, सेकंड नहीं 1 मिनट में। तो हमसे पूछा, हम इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे। चलिए चलते हैं। हमसे ये पूछा, पहले बात समझिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करना एकदम आसान है। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है ना, और छोटी सी दूरी है इसके बीच में, कुछ दूरी ले लिए। यहाँ पे जो है माइनस क्यू चार्ज है, और इसके बीच का जो दूरी है वो 2a है, ठीक है। तो इसी का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को हम लोग एक छोटी सी डिस्टेंस या छोटी सी दूरी पर रखेंगे तो उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोले? जब भी दो अलग अलग चार्ज को जो कि इक्वल होगा वो दोनों के एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर रख देंगे तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाएगा। देखिए ये प्लस वाला चार्ज है, ये माइनस वाला चार्ज है, दोनों इक्वल है, एक दूसरे से बस छोटी सी दूरी 2a पर है, तो इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है 2ql। यहाँ पे 2a है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2a इंटू क्यू, 2aq, है ना। कहीं कहीं पर l डिस्टेंस ले लेगा 2l, तो हम लोग 2ql बोल देंगे उस टाइम पे। बात समझ में आई? क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? P से। P बराबर 2qa या फिर 2ql। ये जो a और l है ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक का। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछे बताओ ये इसका जो है बीच वाला पॉइंट है O है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, तब ना ये 2a हुआ है यार। आखिर ये जो है 2a कैसे हुआ है? जब a और a मिल करके बना तो 2a बन गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया? हमसे ये नहीं पूछा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, हम तो ये समझा रहे थे। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? इसको मिटा दें? मिटा देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला, इसको हम लोग प्लस क्यू चार्ज बोल दिए, इसको माइनस क्यू चार्ज बोल दिए, और इसके बीच का जो दूरी है वो हम लोग
2a ले लिए थे, है ना, यही किए थे, 2a दूरी ले लिए थे। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? देखिए बच्चों, जब हमको बोलेगा एक्सियल या एक्सिस, एक्सिस का मतलब ये होता है कि इसका सीधा लाइन, इसका जब सीधा लाइन खींच देंगे उसको एक्सिस बोलते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि इसका जो बीचों बीच है उसको बाइसेक्ट करेगा, उसको काटता हुआ जो लाइन जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आया? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को बीच से जो चीरते हुए या काटते हुए जो जाएगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आया? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे ये पूछा था कि जब हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, जो कि हमारा यहाँ पे कोई पी पॉइंट है जिसका जो दूरी है वो आर है। मान लिए कि कहीं पी पॉइंट है, यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है जिसका दूरी कितना है? आर है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक मिला सकते हैं कि नहीं? मिला दीजिए सर, आपकी बोर्ड, आपकी मर्जी। यहाँ से यहाँ तक इसको मिला सकते हैं कि नहीं? मिला दीजिए सर, आपकी मर्जी। मिला दिया, ठीक। अगर अच्छा ये दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? ए है। ये बात समझ में आती है? डाइपोल है, आधा दूरी ए, आधा दूरी ए। ये अगर ए है, ये अगर आर है, तो अगर पाइथागोरस का थ्योरम पढ़े हो आप तो बोल सकते हो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। और ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये वाला आधार है, ये वाला कर्ण है, ये वाला लंब है। तो लंब, कर्ण और आधार का आप जानते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये वाला जो दूरी हुआ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको पोटेंशियल निकालना है, एक बार प्लस क्यू की वजह से, एक बार माइनस क्यू की वजह से। तो हम बोल दें पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से V1 बराबर कितना हो जाएगा? बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, मतलब प्लस क्यू बटा आर। दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक का? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? V1 का मान निकल गया, V1 का मान। अच्छा V2 का मान क्या हो जाएगा? V2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज के वजह से हम लोग निकालने सीखे हैं पहले। क्या फॉर्मूला होता है सर? एक बार फॉर्मूला आपको बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि ये आ कहाँ से रहा है। बच्चों पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है एक चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर होता है, जो दूरी हुआ। ये एक चार्ज की वजह से ये फॉर्मूला होता है। तो प्लस वाले चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर के जगह पे दूरी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। V2 बराबर माइनस क्यू चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दूरी। अब टोटल पोटेंशियल हम पूछे कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल बताओ बच्चों। V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, है कि नहीं? हाँ या ना? देखो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, दोनों एक समान जैसा दिख रहा है कि नहीं? अंतर क्या है? सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन, सिर्फ ये माइनस का साइन अंतर है। मतलब इसमें से इसको अगर हम घटा दे, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो प्लस अगर कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? V बराबर 0 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? है V1 प्लस V2 जब इन दोनों को जोड़े तो V का मान 0 हो गया। यानी कि किसी भी डाइपोल में जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है? उसका मान 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या कहीं पर 0 दिख रही है? हाँ दिख रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 0। हालांकि ये वाला माइंड में याद रहेगा कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
बीच बीच में जब कट करता है तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, इसको हम लोग डेराइव कर लिए। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 4 है हमारा कि बोला क्या, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज। ठीक है, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पे इसको चार्ज कर रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह पे प्लस प्लस प्लस, एक जगह पे माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। हमसे पूछा क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसको चार्ज किए पहले, इसको पहले क्या किए, चार्ज किए, एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, फिर उसको क्या किए, डिस्कनेक्ट कर दिए, अलग कर दिए बैटरी से। इफ द प्लेट्स आर पैरेलल, प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, प्लेट्स को फिर एक दूसरे से दूर कर दे, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इक्वल रहेगा या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा बच्चों कि एक बार हम इसको चार्ज कर दिए और बैटरी को वहां से हटा दिए, तो एक बात याद रखो, जब भी किसी चीज को, कोई भी प्लेट को हम लोग चार्जिंग करते हैं और बैटरी को अगर हटा देते हैं तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। माइंड में रखोगे ये बात कि जब भी हम लोग किसी बैटरी को लेते हैं और उससे बैटरी को अगर हटा देते हैं चार्ज करने के बाद, तो उसका चार्ज जो होता है कांस्टेंट हो जाता है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब भी रहेगा तो उसका कैपेसिटी जो निकलता है वो निकल जाता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, क्या बोले कि जब 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहे मेरे पास, तो सी जो है कैपेसिटी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, कैपेसिटी का फॉर्मूला है। कैपेसिटी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ये हम लोग डेराइव करके निकाले हैं क्लास में, जब आप मेरे वीडियो देखे होंगे क्लास में, उसमें हम लोग डेराइव करके निकाले हैं। तो सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ठीक, ए का मतलब क्या हुआ, एरिया, डी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। तो अगर हमने बोला सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी है, यानी कि अगर हम दूरी को कहीं पर बढ़ाते हैं, दूरी कहीं पर बढ़ रही है, तो सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। एक दूसरे को उल्टा है ना, देखो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, तो दूरी को जहां भी बढ़ाओगे सी का मान घट जाएगा, दूरी को कहीं पर अगर घटाओगे तो सी का मान बढ़ जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि नहीं, पता चल रहा है। अच्छा, एरिया के बारे में अगर बोल देता तो, एरिया को अगर आप बढ़ाओगे तो सी का मान बढ़ जाएगा, एरिया को अगर आप घटाओगे तो सी का मान घट जाएगा। यानी कि सी जो है प्रोपोर्शनल है ए का और डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। दूरी अगर बढ़ाओगे तो सी का मान घटेगा, कैपेसिटी उसका घट जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अच्छा, इतनी बातें समझ में आई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आप पढ़े हो, जब आपको हम कैपेसिटी पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे Q बराबर होता है बच्चों सी भी। सी का मतलब कैपेसिटी, भी का मतलब पोटेंशियल। तो V बराबर क्या हो गया यहाँ से, V बराबर Q बटा सी है। ये वाला चीज आया कि नहीं आया, बोलो। V बराबर Q बटा सी, अब आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन को देखिए, बोला था क्या, इफ प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, प्लेट को हम दूर कर रहे हैं, प्लेट को हम दूर कर रहे हैं, तो यहां पर देखकर बताओ, प्लेट जब दूर होगा यानी कि दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। जब दूरी बढ़ गया तो इसका कैपेसिटी क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, घट गया। अगर हमारा ये C जो है घट रहा है तो यहां देखकर बताओ, C का मान अगर घट रहा है तो V का मान क्या होगा, V बराबर Q बटा सी। C का मान अगर हमारा
घट रहा है तो भी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यार। ये देखकर पता चल रहा है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा डी, डी को अगर बढ़ा दिया, क्वेश्चन में यही बोला था कि दूरी को आप बढ़ा दीजिए, जब दूरी बढ़ा तो C का मान क्या हो गया, घट गया, है कि नहीं, C का मान घट गया। तो यहां से एक पता चला V बराबर Q बटा C होता है, C का मान को हम घटा रहे हैं तो V का मान बढ़ जाएगा। यही तो पूछा था कि पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, जीरो हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर जब हम लोग C का मान को घटाएं तो पोटेंशियल हमारा बढ़ गया। क्वेश्चन पर आ जाइए, कहीं पर दिया हुआ है क्या, अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें अगर प्लेट को दूर कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा, तो इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या। इसी क्वेश्चन में हम आपसे एक सवाल करते हैं, अगर बच्चों हम आपसे एक सवाल करते हैं, हम बोले कि सर इस Q का क्या होगा, फिर क्या Q पे डिपेंड नहीं करेगा ये पोटेंशियल, करेगा बच्चों। लेकिन हम एक बात बताएं अभी थोड़ा देर पहले कि जब भी हम लोग चार्जिंग कर लेते हैं किसी चीज को और उससे बैटरी को हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, तो जो चार्ज होता है किसी प्लेट में वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब भी हम बैटरी को हटा देंगे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि V बराबर Q बटा C आ गया है। क्लियर है, एकदम आसान था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बच्चों विथ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। बातें समझ में आई क्या। अब उससे भी आसान, बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, ओम्स लॉ कब के लिए वैलिड है। ओम्स लॉ के बारे में बहुत कोई नहीं जानते हैं। ओम का नियम क्या होता है, पहले आप यह समझिए। ओम्स लॉ ने बोला था बच्चों कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ। देखिए आप लोग कॉपी निकाल के साथ ही साथ लिखते चलिए, जहां दिक्कत होगा उसको आप कमेंट कीजिएगा ताकि हमको समझ में आए कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को या नहीं समझ पा रहे, है ना। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था बच्चों, बड़ा सिंपल सा बात कहा था कि जब भी आपके पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर हो, क्या रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर रहे T, जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट का, ठीक है। या फिर ये यूं बोले जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो V बराबर I इंटू आर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यही चीज हमारा ओम्स लॉ ने दिया था कि V बराबर आई आर, कहां से आया सर, प्रोपोर्शनल को हटाए कांस्टेंट जोड़ दिए R नाम का। R का क्या मतलब हुआ सर, R का मतलब हुआ रेजिस्टेंस। V का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल। और I का मतलब क्या हुआ, करंट, है ना। ये बात समझ में आई। जो R होता है रेजिस्टेंस, V हो गया पोटेंशियल, I का मतलब हुआ करंट, तो V बराबर आई आर आ गया। अगर हमारे पास इसका कभी कभी होता है बच्चों कि ग्राफ पूछ देगा, VI ग्राफ बताइए, हम क्या बोलेंगे, VI ग्राफ, एक तरफ V है एक तरफ I है, तो VI ग्राफ जब ओम्स लॉ का निकालते हैं ना बच्चों, याद रखना VI ग्राफ जब ओम्स लॉ का निकालते हैं एकदम एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं VI ग्राफ। VI ग्राफ किसके लिए, ओम्स लॉ के लिए। ओम्स लॉ के बारे में इतनी बातें काफी है आपके लिए, ठीक है। तो हमसे पूछा कि ओम्स लॉ जो है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हमसे पूछा था कि ओम्स लॉ कब के लिए वैलिड है। हम यहाँ पर साफ साफ लिखे हैं बच्चों, ओम्स लॉ तब के लिए वैलिड है जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। ये बात क्या समझ में आई। ओम्स लॉ कब के लिए वैलिड है बच्चों, ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ तभी के लिए वैलिड है जब हमारे पास क्या रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में हमारे पास देख लीजिए वो पूछा क्या है,
ऑप्शन दिया हुआ है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, वोल्टेज इज जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक मार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए कैसे हुआ ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो आंसर में दिया हुआ है, लेकिन कैसे ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सेशन करवाने का मतलब है, मतलब ही है कि कैसे, क्यों। आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए। किसी का आंसर नहीं आता है तो आप उसको ढूंढिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे। तो ये कैसे का जवाब हमको कहाँ से मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ से, ओम्स लॉ से। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे, 6ठे नंबर के सवाल पे। 6ठा नंबर का प्रश्न हमसे क्या पूछा कि द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ये जो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। 6ठा नंबर हमसे ये पूछा कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक, रजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों। रजिस्टिविटी होता है एक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज जस्ट क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल का ये एक क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या है, कोई भी मटेरियल का ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम लोग रजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला निकालते हैं, रजिस्टिविटी को जो डिनोट करते हैं वो रो से करते हैं। इसका नाम क्या है, रो। रो बोले तो RHO, रो। ठीक है, रूह नहीं बोलना है सर, ये रो है, रो, एकदम सिली सा रो। तो रो से डिनोट करते हैं रजिस्टिविटी को। रो का मतलब क्या हुआ, रो का जो फॉर्मूला होता है RA/L। लेकिन रजिस्टिविटी के बारे में ये एक बात याद रखना कि क्या रजिस्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखना बच्चों, रजिस्टिविटी जो होता है, रजिस्टिविटी जो होता है डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है। पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल पर, दूसरा तो टेम्परेचर पर। दो बातें याद रखना कि जब हम लोग बात करेंगे रजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस नहीं, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, पहला नेचर ऑफ मटेरियल पर और दूसरा टेम्परेचर पर। दो ही चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों। अगर हमसे कोई पूछा कि सर रजिस्टिविटी तो बता दिए, हमसे अगर ये पूछता कि रजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, उस टाइम पे हम बोलते कि रजिस्टेंस R बराबर होता है रो इंटू L डिवाइडेड बाय A। जो रेजिस्टेंस होता है वो जो है L पर भी डिपेंड करता है, A पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। लेकिन रजिस्टिविटी के केस में ऐसा ना ही होगा। काहे नहीं होगा सर, क्योंकि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, पहला तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला बोला डिपेंड्स ऑन लेंथ, गलत है सर, डिपेंड्स ऑन लेंथ पे नहीं करेगा। डिपेंड्स ऑन करंट, गलत है सर, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड्स ऑन शेप, गलत है सर, शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ किस पे यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कैसा हमारा मटेरियल है। प्रतिरोधकता जो होती है किस पे डिपेंड करता है, कि पदार्थ पर, कैसा पदार्थ है। ठीक है,
अगर यहाँ पे टेम्परेचर ऑप्शन में रहता तो उसको भी हम लोग सही उत्तर मानते, लेकिन वो है ही नहीं। अरे नहीं है तो नहीं मारेंगे, है तो है। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई सभी को? सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन तक में बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न पर चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन समझने पर, अगर आप पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे। और क्या कर सकते हैं आपके लिए बताइए? और कुछ नहीं कर सकते बच्चों हम। 7वां नंबर का प्रश्न क्या आपको बोर्ड पे दिख रही है क्लियरली? 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा? द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा कब होगा? जब एंगल बिटवीन द वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना डिग्री का बनना चाहिए? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, ठीक। और वहां पे पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है, ठीक। और ये एक्सप्रेशन अगर पता होगा तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? जैसे हम बोलेंगे, बताओ बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों, हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है। या फिर कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा F बराबर Q इंटू भी क्रॉस बी, है ना, भी क्रॉस बी। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अभी हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। याद रखना बच्चों, क्रॉस को जब हटाते हैं तो हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, जब डॉट को हटाते हैं तो हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। क्यों सर? क्योंकि वेक्टर में पढ़ना है भाई, क्लास 11। सर क्लास 11 नहीं पढ़े, सच सच बताए तो उसको हम छोड़ दिए थे, छोड़ दिए थे सर। आप भी छोड़ दीजिए, क्यों पकड़ रहे पुरानी बातों को? नहीं पकड़ते हैं, चलो हटा दे उसको, हटा दे इसको। हम लोग सीधा सीधी समझते हैं कि जो फोर्स का मान होता है क्यू भी बी साइन थीटा, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स का मान, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का मान क्यू भी बी साइन थीटा हो गया। अच्छा, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 हो सकता है। इतना मैक्सिमम मान, ज्यादा से ज्यादा जो मान हो सकता है वो 1 ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। और ये 1 कब आएगा? जब थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का मान 1 कब आता है? जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, कितना डिग्री हो बताओ ना, समझ में आ रही है? जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, साइन 90 का मान जो है 1 होता है। साइन 0 बराबर 0, साइन 90 बराबर 1। बोलो बात समझ में आई? यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे तो फोर्स का जो मान होगा वो मैक्सिमम पर चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। ये बात क्या समझ में आई? अरे हाँ कि ना? तो थीटा का मान, तो यहाँ पे पूछा था कि एंगल बिटवीन देम, जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन देम, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा क्या? नहीं होगा 0 डिग्री यार, सॉरी, 90 डिग्री हो जाएगा, है। साइन 90 बराबर 1। तो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 90 होगा। तो 7 नंबर प्रश्न का हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही उत्तर मार देंगे। बोलो बात समझ में आई? अरे यस सर, नो सर, एकदम क्लियर समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर एकदम पानी की तरह साफ। एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा, क्लियर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सर, हम तो कब से तैयार बैठे हैं। अगला क्वेश्चन एकदम आसान, अभी हम लोग पूछे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किए थे। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताए थे न्यूटन पर कूलम, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट होता है? हम बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड का एक लाइन में बोल देंगे कि टेस्ला यूनिट होता है।
क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट? तो हम बोलेंगे सर टेस्ला होता है। क्लियर? एक लाइन का था, रट्टा मारने वाला चीज। आपको पसंद है रट्टा मारने वाला तो कोई दिक्कत नहीं, ये लो क्वेश्चन आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। अगला क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9। ए मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। उसमें क्या लगेगा? हमसे पूछा क्या कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर। अच्छा एक बात पता है आपको, मैग्नेटिक नीडल कैसा बिहेव करता है? मैग्नेटिक नीडल के बारे में पूछा, तो मैग्नेटिक नीडल जस्ट लाइक एक बार मैग्नेट मान लो बच्चों। ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। और ये क्या है इसमें मैग्नेटिक मतलब बार मैग्नेट को कैसे मानते हैं? बार मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह लेकर चलते हैं। डायपोल क्यों? क्योंकि ये इसका एक पोल जो है नॉर्थ पोल है, सॉरी, इसका एक पोल जो है नॉर्थ पोल है और दूसरा पोल जो है साउथ पोल है। मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। सर इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता था, दो चार्ज को रखते थे बच्चों, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और दोनों के बीच में दूरी 2a ले लेते थे, तो उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते थे। लेकिन जब मैग्नेटिक डायपोल को बात करेंगे तो यहाँ पे चार्ज को नहीं रख करके यहाँ पे पोल्स को रखते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, दोनों के बीच में दूरी कितना, एक छोटा सा दूरी 2l या 2a मान लेंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है? अब मैग्नेटिक डायपोल का जो फॉर्मूला होता है 2ml देते हैं, 2ml। इसका स्ट्रेंथ कितना है? m से इसका स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहे हैं, प्लस m माइनस m। ठीक है, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, हमको डायरेक्टली क्वेश्चन पर आना है कि अगर एक मैग्नेटिक नीडल को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे B। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे हमने क्या किया कि एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया, यूं करके रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, कुछ यूं है। अब एक बात बताओ, एक तरफ मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और एक तरफ मान लेते हैं साउथ पोल है। ठीक, इसका इधर पे कुछ फोर्स लग रही है, इधर पे कुछ फोर्स लग रही है। जैसे इस मार्कर को देखो ध्यान से, अगर कोई इधर से दबा रहा है और इधर से कोई इधर से फोर्स लगा रहा है तो ये क्या होगा, ये घूमने लगेगा कि नहीं? घूमने लगेगा। और जब भी कोई चीज रोटेट होता है, बच्चा बच्चा इसका आंसर जान जाएगा कि कोई जब भी कोई चीज रोटेट होता है, रोटेशन के टाइम पे हमारा फोर्स नहीं लग करके हम लोग क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया, टॉर्क है। इस पे कुछ फोर्स लगा इधर, इस पे कुछ फोर्स लगा इधर, तो ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। इसको मान लो थीटा एंगल से हम लोग डिनोट किए थे, तो थीटा एंगल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस को हम लोग क्या थीटा ले लेते हैं, दूरी को। तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स का नाम क्या कहलाएगा, टॉर्क। नाम याद रहेगा। तो हमसे यहाँ पर पूछा था क्या, हमसे पूछा था कि मैग्नेटिक नीडल को जब आप प्लेस्ड करते हो तो इट एक्सपीरियंसेस, क्या उस पर लगेगा, टॉर्क लगेगा बच्चों, फोर्स नहीं लगेगा। जब हम लोग किसी चीज को घुमाएंगे कोई एंगल से, याद रखना ये बात माइंड में, कि जब भी किसी चीज को घुमाएंगे हम लोग तो वहां पे क्या होता है, टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं लगता है। किसी चीज को धक्का दे रहे हैं वहां फोर्स लगेगा, किसी चीज को खींच रहे हैं वहां फोर्स लगेगा, लेकिन जब आप गेट को खोल रहे हो तो वहां पे टॉर्क लगता है, एंगल जब चेंज होता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर का, कि मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक निडल को रखते हैं तो वहां पे जो लगने वाला फोर्स है वो टॉर्क कहलाता है।
10वां नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन एकदम आसान है, रट लेना माइंड में, ये रटने वाला है यार, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। सीधा सीधी पूछा कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, आपको पता है क्या हम लोगों का जो अर्थ है वो भी एक तरह का मैग्नेट है? क्या सर ये वाला अर्थ दिख रहा है? क्या ये वाला अर्थ दिख रहा है? ये अर्थ हमारा दिख रहा है सर। तो इसमें जो होता है ना, एक बात याद रखना, ये भी एक तरह का मैग्नेट है। और कैसा मैग्नेट सर? तो एक तरह का बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है, नॉर्थ साउथ। तो जब भी कोई मैग्नेट को आप लटका दोगे, एक नटखट बालक है, एक नटखट बालक है, मान लो यहाँ पर एक नटखट बालक है। बालक ने क्या किया? बालक ने कुछ नहीं किया। क्या किया कि एक चुंबक को लिया, एक मतलब बार मैग्नेट को लिया, बार वाला जो मैग्नेट है उसको लिया और कुछ यूं उसके बीच में छेद कर दिया और उसको लटका दिया कुछ ऐसे। नन्हा बालक हमारा, ठीक है, मासूम बालक क्या करता है कि एक मैग्नेट को लेता है और उसके बीच में छेद कर दिया धागा और धागा उसमें बांध देता है और यूं लटका देता है। तो जब भी आप एक मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड करते हो तो वो ऑलवेज हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा। किधर शो करेगा? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा। याद रखना, इस नटखट बालक ने देखा कि इसको हम ऐसे रखे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन करेगा, लेकिन उसने क्या किया, फिर से इसको जो है बाएं हाथ में पकड़ लिया और उल्टा साइड घूम गया कुछ यूं, और तब देखा, तब भी ये जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, ये भी एक तरह का मैग्नेट है। और ये क्या चाहती है? ये चाहती है कि कोई भी मैग्नेट हो उसको हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रख दे। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेट, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। अब हमसे पूछा ये था कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके वजह से होता है? तो याद रखना, ये होता है मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर में जो चार्जेस है उसके वजह से होता है। तो 10 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आयरन प्रेजेंट होता है कोर में, इसके वजह से नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड। रोटेशन करता है अर्थ, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। रोटेशन करता है अर्थ, आयरन प्रेजेंट होता है अर्थ के पास, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है अर्थ के पास, लेकिन इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ना भाई ना। मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज जो रहता है अर्थ के पास उसके वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो ना हाँ कि ना, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो यस सर जरूर लिख दो कमेंट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन हमसे बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा, लेकिन समझ में तब आएगा जब आप इसको समझना चाहोगे। मन बना लियो हो ई टीचर से तो हम नहीं समझेंगे, चाहे जो हो जाए, तो नहीं समझ में आएगा, है ना। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स थोड़ा सा प्रेम देने का नाम है। फिजिक्स को जब तुम प्रेम से पढ़ोगे तब जो है वो आपको भी पढ़ने में मदद करेगा। लेकिन फिजिक्स को जहाँ गुस्सा में तुम पढ़ने लगा, मूड ऑफ करके सोचेगा कि एक दिन में रट जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा थोड़ा करके अपना प्यार फिजिक्स के प्रति दिखाओगे, भौतिक विज्ञान के प्रति, तो आपको फिजिक्स से क्या हो जाएगा, प्यार होने लगेगा धीरे धीरे करके। जो अचानक से हो जाए उसको प्यार नहीं बोलते यार। चलो दूसरी तरफ हम लोग बहक रहे हैं, बहकना नहीं है, हम लोग पॉइंट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। लेंस लॉ ने क्या बताया था? आंसर तो हम यूं बता दे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा कि लेंस लॉ जो है हम लोगों को बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। लेंस लॉ के अंदर में क्या होता है? एनर्जी कंजर्व होता है बच्चों। तो लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन तुम पूछोगे कैसे? फिर से आ गए कैसे? पूछना चाहिए, तुम पूछो कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो कैसे? अब हम इस सवाल का आंसर देने जा रहे हैं। आंसर आपको पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो आंसर कोई काम का नहीं जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में पता नहीं है। तब तक हम लोग चलते हैं लेंस लॉ पर कि क्या होता है लेंस लॉ, क्या बताता है हमको लेंस लॉ, इस बारे में।
लेंस लॉ समझने से पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट पता है क्या? तो एक बार बताओ कंसेप्ट को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट आपको पता है क्या? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट आपको पता है तो ये बातें एकदम तुरंत से समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो बच्चों, ये लेंस लॉ को समझते हैं पहले कि क्या होता है। देखिए, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉइल है, कॉइल समझ रहे हो, लिपटा हुआ कॉइल है कहीं पर, जिससे इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास कर सकता है। ठीक है, एक कॉइल है मेरे पास और यहाँ पर हम क्या किए, एक मैग्नेट को ले आए यहाँ पे। कौन सा मैग्नेट सर? बार मैग्नेट को। ठीक है, एक मैग्नेट को ले आया हमने यहाँ पे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ऐसे। अब एक बात बताओ, क्या जब हम लोग मैग्नेट को यहाँ पर रखे हुए हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सिर्फ मैग्नेट को रखे हुए हैं। जब तक आप मैग्नेट को हिलाओगे डुलाओगे नहीं, यहीं पर आप पकड़ के रखे हो, तब तक जो है इस कॉइल में करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट कब फ्लो करेगा कि जब आप इस मैग्नेट को इसके पास या तो लेकर जा रहे हो या तो इससे दूर लेकर जा रहे हो, यानी कि चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेट में जब आप चेंजिंग करोगे, इसके फ्लक्स में जब चेंजिंग करोगे, तब इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। कौन सा करंट सर? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जब भी आप एक मैग्नेट को इसके समीप लेकर जा रहे हो या उससे दूर कर रहे हो, तब यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि जब भी आप एक मैग्नेट को किसी के करीब लेकर जा रहे हो तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ करंट या फिर कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ये बताया हम लोग को फैराडेज का फर्स्ट लॉ में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, फैराडेज लॉ में पहला नियम यही बताता है हमको। ठीक है, लेकिन सर लेंस लॉ फिर क्या बताता है? लेंस लॉ कुछ नहीं बच्चों, इसका डायरेक्शन के बारे में बताता है कि यहाँ पे हमको पता तो चल गया सर कि जब आप मैग्नेट को लेकर जा रहे हो तो इंड्यूस्ड करंट एक जनरेट होगा, लेकिन इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा? किधर जाना चाहेगा वो करंट? इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? ये कैसे पता चलेगा? तो लेंस लॉ ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा। क्या कहा सर? कहा ये कि जब आप एक मैग्नेट को इसके करीब करीब लेकर जाते हो तो वो क्या करेगा, वो जो है जिससे वो जन्म लिया है उसी को अपोज करने लगेगा। यानी कि बड़े वाला क्या है, डुअल नेचर का है, दोगला नेचर, जिसको दोगला बोलते, डुअल नेचर को हम लोग क्या बोलते, दोगला। ठीक है, तो ये जो है इस पे जो करंट जनरेट वाला है सिस्टम है, इंड्यूस्ड करंट है, वो डुअल नेचर का, दोगला नेचर का क्या करेगा, जिससे ये पैदा लिया है उसी को अपोज करने लगेगा, उसी को मारने लगेगा। तो लेंस लॉ ने बड़ा सिंपल सा बात कहा कि व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेट इन द कॉइल, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोज दैट प्रोड्यूसेस इट। जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसको बना रहा है, उसी का अपोज करने लगेगा। यानी कि अगर ये नॉर्थ वाला पोल है तो यहाँ पे जो होगा नॉर्थ जैसा ही बिहेव करेगा ये भी, तब ना ये एक दूसरे से दूर जाएगा। अच्छा बताओ, एक दूसरे से दूर कब जाता है कोई भी चीज? जब एक जगह पे नॉर्थ है और दूसरे जगह पे भी नॉर्थ है, तब ये एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेगा। बच्चों ये बात पता है कि नहीं पता है बताओ, अगर नहीं पता है तो जान लो। तो जब भी ये नॉर्थ वाला इसके समीप जाएगा, क्लोज जाएगा, तो ये भी नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा। अगर आपको पता है कि जब भी कोई नॉर्थ पोल हो या नॉर्थ वाला मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसमें जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी का उल्टा दिशा में होता है। यानी कि इसका जो डायरेक्शन है
ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगा, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि ये नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा। यहाँ याद रखना बच्चों, जब नॉर्थ रहे मेरे पास, नॉर्थ रहे, नॉर्थ वाला मैग्नेट, तो वो कैसे मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन हो जाता है। जब हमारे पास साउथ वाला रहे, पोल साउथ वाला रहे, तो हमारे पास उसका डायरेक्शन कैसे हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है। याद रहेगा क्या? तो हम पूछेंगे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि आप एक मैग्नेट को लेकर गए और बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप ये बोल दोगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता कि एक मैग्नेट है, इसका साउथ पोल इधर है और ये ऐसे है, तो बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा, तुम आंख बंद करके बोलोगे सर क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल है। बात समझ में आई? लेंस लॉ किस बारे में बताता है सर? डायरेक्शन के बारे में। लेंस लॉ किस बारे में? डायरेक्शन के बारे में, कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, उसका दिशा किधर होगा, इस बारे में। क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, डिस्कशन बहुत कर लिए, लेंस लॉ आपको सिखा दिए कि लेंस लॉ क्या होता है। लेकिन इसमें पूछा था कि लेंस लॉ कंसिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये हमको बताना है। तो लेंस लॉ जब आप सीख गए हो तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है उल्टा दूरी, उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में क्या लग रहा है, वर्क हो रहा है बच्चों। जो वर्क हो रहा है किधर लग रहा है, वर्क डन अगेंस्ट, अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है कि नहीं? जिधर हमारा घूम रहा है, जिधर हमारा इंड्यूस्ड करंट है उसका उल्टा डायरेक्शन में हो जा रहा है कि नहीं? तो वर्क डन जो है उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है। उल्टा डायरेक्शन में होने का मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन हो रहा है वही वर्क डन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। जो हमारा काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वही जाकर के हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। इसीलिए जो एनर्जी रहेगा वो कंजर्व रहेगा हमेशा। लेंस लॉ में इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि वर्क डन जो होगा वो अगेंस्ट होगा। अगेंस्ट होने का मतलब ये हुआ कि, अगेंस्ट होने का मतलब क्या हुआ कि क्या, एनर्जी जो होगा वो कंजर्व रहेगा। बात समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखिए लेंस लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उतनी ज़्यादा डिटेल्स चले गए, बहुत है बच्चों, इतना के अंदर से ही पूछना चाहिए। आपके एग्जाम में जो पूछेगी यही सब के अंदर से बाहर नहीं पूछेगी। ठीक है, 13वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न पूछा है, ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक ट्रांसफॉर्मर है वो कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है? एक ट्रांसफॉर्मर जो है बच्चों कौन सा कंसेप्ट पे काम करता है? वो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के फंक्शन पे। एक ट्रांसफॉर्मर जो है किसके अंडर में वर्क करता है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन कहां से आया सर? तो म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक पार्ट है। बात समझ में आया? जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे तो वहां पे दो चीजें पढ़ोगे, एक तो सेल्फ इंडक्शन और दूसरा पढ़ोगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो मेरे पास दो कॉइल है, एक कॉइल ए है दूसरा कॉइल बी है। ठीक, जब आप एक में जो है करंट पास करवाओगे तो दूसरे वाले में भी जो है फ्लक्स चेंज होने लगेगा। जब आप एक में फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो दूसरे वाले में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा। बात समझ में आए? इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक में काम करो दूसरे में वो काम हो जाएगा।
एक में काम करो, दूसरा इफेक्ट, दूसरे में इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक गाल पे तुम थप्पड़ दो, दूसरा गाल में जाके चोट लगेगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर किसके बेसिस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है बच्चों। ये म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ से आया सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल? ओम्स लॉ गलत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक गलत है, कूलॉम्स लॉ गलत है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी पे काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 13 नंबर सवाल का जो आंसर दिया हुआ है आपके इसमें, उसका आंसर जो दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि सरासर गलत है। 13 नंबर का आंसर गलत है। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि 13 नंबर का 2 गो क्वेश्चन है। ये देखिए ध्यान से, आप इसको अगर आप देखोगे वो मिसप्रिंट हुआ होगा किसी तरह का, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे हम बता रहे हैं उस पर दीजिए कि 13 नंबर, देखिए 2 को 13 नंबर आ गया। एक पहला अभी जो हम लोग पढ़े हैं इसका आंसर बी होगा। जो आपका आंसर शीट में दिया हुआ है 13 नंबर का आंसर, वो आपका इसका दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। आसान है लेकिन मुश्किल भी है, आसान है लेकिन मुश्किल भी है। ये कैसे सर? जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये पूछा है, इन एन एसी सर्किट, कोई एसी सर्किट है। एसी सर्किट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। तो बोला क्या, इन एन एसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर द वोल्टेज एंड द करंट आर। वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होगा सर? तो हम बोलेंगे अगर प्योर रजिस्टर है, प्योर एसी सर्किट है, प्योर मतलब एसी सर्किट है, उसमें प्योर रजिस्टर है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा वो आउट ऑफ फेज होगा, फेज इन होगा, 90 डिग्री का फेज होगा, या फिर 180 डिग्री का फेज होगा। तो हम देखिए ध्यान से इसको, इसके लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना इसको। जैसे मान लो मेरे पास प्योर रजिस्टर है, एक सर्किट बनाए पहले, ठीक है, ये सर्किट बना रहे हैं और हम लोग यहाँ पे एक एसी सोर्स को लगा दिए। एसी सोर्स का साइन ऐसे होता है बच्चों, एसी सोर्स को लगा दिए। अब हमारा जो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ये बात पता है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी हो गया। यहाँ से करंट जब फ्लो करने लगा, ये प्योर रजिस्टर सर्किट है। यहाँ पे एक ग्राफ को देखना ध्यान से बच्चों, ग्राफ को देखना ध्यान से। जब आप पढ़े होगे इस चैप्टर को तो यहाँ पे 2 गो ग्राफ दिखा होगा कुछ यूं, कुछ ऐसे ग्राफ दिखेगा, ठीक है। एक में अगर हम बोलेंगे, एक में अगर हम बोलेंगे वी टी बराबर वी एन, सॉरी वी एन नहीं, वी एम साइन ओमेगा टी, एक वोल्टेज का है और दूसरा किसका है, करंट का है। दूसरा किसका है, करंट का है। हम करंट को यहाँ से डिनोट कर रहे हैं। एक वोल्टेज के लिए हमने बना दिया और एक करंट के लिए बना दिया, और इसके बीच में ये जो वी आई ग्राफ बना दिया, एक वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है। अब जो खुद देखो बच्चों, जब हम लोग 0 पाई 2 पाई ये सब पे जब जा रहे हैं तो बताओ वी आई जो है इन फेज है कि आउट फेज है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में जो है इन फेज है, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। सीधा सीधी बोलेंगे V एंड I आर इन फेज। ये ग्राफ बताने का मतलब यही है कि आप देख करके बता दो कि इन फेज है कि आउट ऑफ द फेज है। ये वेव फॉर्म का मतलब इक्वेशन है, और इसमें जो थीटा का जो मान है, एंगल बिटवीन द V एंड I आर थीटा बराबर 0 डिग्री। एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल हो रहा है यार। तब ना ये जाकर के यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, तब फिर ये जाके अगला फेज बना रहा है।
तो ये फेज जब जीरो मतलब जीरो एंगल है, इसका मतलब इन फेज। क्वेश्चन यही पूछा था, कितना आसान है कि नहीं। ठीक है, इसको हम लोग, ये किसका है, वी एम का, ये किसका है, ये आई एम का। इन फेज आउट फेज समझ में आ गया क्लियरली। ये इन फेज कब हुआ, जब जीरो एंगल हो गया। तो यहाँ पे देखो जीरो हो जा रहा है, तो इन फेज। ओके, अगला क्वेश्चन पर। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि आउट ऑफ फेज होगा, इन फेज होगा, 90 आउट ऑफ फेज होगा, 180 आउट ऑफ फेज होगा, इन फेज होगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन पर चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडिकेटर इज। आइडियल इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, आइडियल इंडिकेटर एक ऐसा चीज है जिसमें क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, आइडियल के लिए जब हम लोग निकालते हैं एवरेज पावर कंज्यूम्ड, पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर बराबर लिख दो वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, वी आर एम एस आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, उसके बाद लिखोगे वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये पावर का हमने फॉर्मूला बताया आपको, पावर बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडिकेटर इज, एवरेज पावर कितना कंज्यूम करता है कोई भी इंडिकेटर, तो एवरेज पावर के लिए हम लोग बोलेंगे कॉस फाई बराबर 0। ठीक है, कॉस फाई बराबर 0 एवरेज पावर। एवरेज, जो एवरेज पावर का फॉर्मूला है हमने यहाँ पे लिखा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, आइडियल के लिए कॉस फाई का मान 0, तो ये अगर 0 तो पूरा का पूरा पावर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये बात समझ में आया क्या। सर पूछोगे तुम क्वेश्चन ये कि सर ये कॉस फाई का मान 0 कैसे हुआ, क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि कॉस फाई का मान 0 कैसे हुआ सर। तो तुमसे यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि आइडियल इंडिकेटर है मेरे पास। क्या है, एक आइडियल इंडिकेटर है। जब भी एक आइडियल इंडिकेटर का बात करेंगे, जो फेज होता है बच्चों वो 90 डिग्री हो जाता है। कितना फेज होता है सर, कितना फेज होता है, हमने कहा कि 90 डिग्री। जो फेज होता है आइडियल इंडिकेटर के लिए वो 90 डिग्री हो जाता है। तो बताओ बच्चों कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 90 का मान क्या 0 होगा, कॉस 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि पावर बराबर कितना आ गया, यहाँ से 0 आ गया। ये समझ में आया 0 कैसे आया, क्योंकि फेज 90 डिग्री है तो पावर बराबर 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, मैक्सिमम 0, इनफाइनाइट मिनिमम 0 हो जाएगा। आइडियल इंडिकेटर के केस में एवरेज पावर जो होता है वो 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलिए, बोर्ड में साफ दिख रही है क्या, क्वेश्चन साफ दिख रही है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी नहीं है। हमसे पूछा कि प्रॉपर्टी नहीं है ये नहीं पूछा, कौन प्रॉपर्टी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप अगर जानते हो तो पहला ऑप्शन नंबर डी से चलते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का मान कितना होता है बताओ तो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम,
क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है। जैसे आप लाइट को जलाए, मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे शीशा है, चारों तरफ से पैक है, यहाँ से आप एक टॉर्च को जला दिए, टॉर्च को जब आप जला दिए तो क्या होगा, ये लाइट क्या बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी सर, जाएगी सर, जाएगी। ये लाइट जो है बाहर की तरफ निकलेगी, और जब निकलेगी यानी कि यहाँ पे वैक्यूम था अंदर में, इस वैक्यूम से लाइट बाहर निकल सकती है, यानी कि वैक्यूम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती है, साउंड नहीं ट्रेवल कर सकती है बच्चों। कार के अंदर में आप बैठ गए, चारों तरफ से शीशा पैक कर दिए और गाना बजा दिए, है ना? अगर आप गाना बजा दिए, मुन्नी बदनाम हुए, तो क्या बाहर सुनाई देगा? अरे तुम कुछ भी बनाओ, मुन्नी बदनाम बजा लो, शीला के जवानी बजा लो, लेकिन बाहर की तरफ सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि साउंड नेवर ट्रेवल्स इन द वैक्यूम, वैक्यूम में बाहर नहीं जा सकती है। वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, तो पूरी तरह से अगर पैक हो जाए तो साउंड बाहर नहीं जाएगी। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं है, लाइट को आप जलाओगे तो बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ हमको दिखेगा। यानी कि लाइट जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, एयर में भी ट्रेवल कर सकता है, हर जगह ट्रेवल कर सकता है। बात क्लियर है? तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है। अगला पूछा, दे आर ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। याद रखना ये बात। ये एक ऑप्शन है जो कि दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा वेव है? हमारा ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। Which of the following is not a property of electromagnetic wave? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। सर थोड़ा सा आइडिया दे देते कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो अच्छा होता। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जब आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर, मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर, कहीं ट्रेवल कर रही है, अगर ये एक दोनों का परपेंडिकुलर चल रही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कि प्रोपगेशन जिधर हो रहा है, जिधर प्रोपगेट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर मतलब क्या, द प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। वेव का प्रोपगेशन में परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल जब बनाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है सर? जो प्रोपगेशन होता है, जो प्रोपगेट कर रहा है, जो आगे की तरफ जा रहा है, वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। इसमें क्या होता है प्रोपगेशन? जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसका जो प्रोपगेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसका जो प्रोपगेशन होता है वो पैरेलल हो जाता है। ये दोनों बातें याद रखो, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर हो गई? हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कैसा सोर्स है? देखिए एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बोला तो इसमें याद रखना डायरेक्टली एक्सिलरेटेड चार्ज
का सोर्स है। अभी एक्सेलरेटेड चार्ज का सोर्स क्यों है? क्योंकि देखिए बच्चों, याद रखना कि एक स्टेशनरी, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज क्या होता है? जैसे आप जो है एक कंघी ले लिए और उसको बाल में रगड़ दिए तो उसमें छोटा छोटा जो पार्टिकल से चिपक जाता है, उसमें जो चार्ज जनरेट हुआ, डेवलप हुआ, वो कौन सा चार्ज है? स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और कुछ नहीं आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, तो स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेट मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज की वजह से क्या होता है? मूविंग चार्ज की वजह से करंट डेवलप हो जाता है। और अगर हमसे पूछा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मूविंग चार्ज की वजह से करंट भी डेवलप हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नहीं होगा। डायरेक्टली बोलेंगे जब आप एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हो तो वो सोर्स हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट करेगा चार्ज पार्टिकल, तब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होगा। ठीक है, क्लियर है? उतना ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा अलग दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछा था। यहाँ पे एक्सेलरेटेड चार्ज मार देना है। ओके, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। 17 नंबर क्वेश्चन समझ में आया क्या? 17 नंबर हमसे क्या बोला कि द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम, क्रिटिकल एंगल क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। तो आप एक बात याद रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये एक मीडियम को अलग अलग करने वाला चीज़ है। ठीक है, जो मीडियम को दो भाग में बांट रही है, एक तरफ अलग मीडियम है, दूसरी तरफ अलग मीडियम है। अगर आप इस यहाँ पे डेंसर मीडियम है मान लेते हैं, यहाँ पे डेंसर है और ऊपर में रेरर मीडियम है। कौन सा मीडियम? रेरर मीडियम है। कौन सा मीडियम? रेरर मीडियम। यहाँ से आप कुछ एंगल पे इसको भेजे, ठीक है, यहाँ पे जब आप कुछ एंगल पे भेजे तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा इससे। सॉरी, ये जब भेजे, जैसे आप यहाँ से कुछ एंगल पर भेजे, ये क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। बेंट होगा ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंट हो जाएगा, है ना? नहीं होगा। जब आपका डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जाएगा तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। पता है आपको पहले से? इसी को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? सीधा सीधी बोलोगे सर, जब भी जो है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है थोड़ी सी, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ पे बताओ बच्चों, जब लाइट यहाँ से गया, इसको बोला मैं तेनू फिर मिलांगा, और यहाँ से पलट गया भाई, तो पलट जाने को क्या बोले हम लोग? रिफ्रैक्शन बोले। लेकिन अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा और बेंट करवा दे, थोड़ा सा और बेंट करवा दे, तो क्या यहाँ पे कुछ यूं जा करके यूं हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है सर, जब हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अरे बच्चों, जब हम लोग लाइट को या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजते हैं, एक मीडियम पे से दूसरे मीडियम की तरफ भेजते हैं, तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री अगर बन जाता है किसी तरह से तो उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। हमसे पूछा था कि क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में जो होता है क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा वहां पे? तो हम लोग बोलेंगे सर 90 डिग्री होगा।
तभी क्रिटिकल एंगल हो सकता है, 90 डिग्री के बिना क्रिटिकल एंगल नहीं हो सकता है। इससे एक कंसेप्ट याद रखना जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। यहाँ पे जो हमने आपको समझाया ये क्या था सर, ये TIR था। क्या मतलब है सर आपका TIR? TIR का मतलब हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के तरफ जा रही हो और एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो आई होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। दो बातें याद रखना, एक डेंसर मीडियम से लाइट जाना चाहिए और दूसरा एंगल आई जो है इंसिडेंट एंगल वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जितना लाइट गया उतना ही लाइट वापस आ गया, जितना लाइट उधर से आया, इसको बोला था मैं तेनू फिर मिलाऊंगा लेकिन फिर ये यहाँ पे पलट गया। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो। आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तो यहाँ समझ में आ गया ना, ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, तब जो है क्रिटिकल एंगल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास ये रहा बच्चों। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को नहीं देखे हो, 10वीं कक्षा पार कर चुके हो, 11वीं कक्षा पार कर चुके हो, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के बारे में नहीं जानते हो तो बड़े ये दुर्भाग्य की बात है बच्चों। ये रहा मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे ये जो लाइन गुजरती है इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या नाम होता है सर? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ पे इसका जो रहता है फोकस रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? फोकस रहता है। सर दोनों साइड फोकस बनाएंगे? मेरा मूड किया बच्चों। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों साइड फोकस रहता है बच्चों। इस वाले लेंस के लिए ये फोकस, इस वाले लेंस के लिए ये फोकस। सर लेंस क्या होता है? एक ऐसा चीज जो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम से घिरा हुआ हो, एटलीस्ट दो चीज से, दो गो मेरे पास ट्रांसपेरेंट पदार्थ होना चाहिए जिसे घिरा हुआ रहे, बाउंडेड किया हुआ रहना चाहिए। नहीं उसे उस पर नहीं जाते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा था सर, कॉन्वेक्स लेंस जो है वर्चुअल इमेज कब प्लेस करेगा, वर्चुअल इमेज कब बनाएगा? ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जब भी वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे मान लो रख दिया ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे रखे हैं सर? बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे O है, O का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब आप रखोगे तो कैसा इमेज बनाता है? वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसे सर? समझ में नहीं आया बताइए, पूछो तो सही, हम बताने के लिए तो कब से बैठे हुए हैं। मान लो ये यहाँ पे रख दिए हम और कुछ यूं ऐसे है, ठीक। ऑब्जेक्ट जब ऐसे है तो हमारा क्या होगा? एक सीधा चले जाएगा और एक ऐसे चला गया ऑप्टिकल सेंटर से। तो याद रखना, कोई भी लाइन जब भी हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हमेशा फोकस से पास करता है। तो ये ऐसे गया और यहाँ से टकरा करके कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास कर जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है बाबू, याद रखना। तो ये फोकस से पास कर जाएगा। फिर से टेढ़ा बनाए सर आप, क्या मजाक है सर। चलिए ये टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लाइट आया, इसको बोला मैं तेनों फिर मिलाऊंगा और यहाँ से पलट गया, ठीक। लाइट ऐसे चला गया, ये फोकस से पास कर गया, ठीक है। दूसरा जो रे है, कोई भी इमेज फॉर्म होने के लिए बच्चों याद रखना, जब आपको रे ऑप्टिक्स हम पढ़ा रहे होंगे वहां पे आपको इमेज बनाना सिखाएंगे। कोई भी इमेज फॉर्म होने के लिए ऑलवेज कम से कम 2 रे हमको चाहिए, 2 रे हमको रहना चाहिए। 2 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2 होना चाहिए। तो एक रे मेरा इधर से गया, इधर चला गया, दूसरा रे मेरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो ऑप्टिकल से सेंटर से जाने वाला ऐसे गुजर रहा है कि नहीं बताओ? तो ये क्या हो रही है बच्चों? देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप जा रहे हो वैसे वैसे दूर जा रही है कि नहीं? ये इधर दूर जा रही है, ये इधर दूर जा रही है। ये कभी मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा।
कभी नहीं मिलेगा हमको। नहीं आया? अरे बोलो ना हाँ कि ना। ये जो लाइन देखो धीरे धीरे करके दूर की तरफ भाग रही है, ऐसे आया दूर की तरफ भाग रही है, यानी कि कभी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या सॉल्यूशन है सर इसका? सॉल्यूशन है बेटा, फिजिक्स में हर चीज का सॉल्यूशन है। देखो क्या करेंगे हम लोग सर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट करके ये जो पॉइंट है ना यहाँ से निकला है, इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देंगे, और इसको भी क्या करेंगे, ये जो डॉट डॉट करके इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो डॉट डॉट करके कहीं पर आगे जा करके ये क्या होगी, मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं, बोर्ड में थोड़ा सा कम दिखेगी आपको, लेकिन आप रियली में जब आप बनाओगे तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, और ये कुछ यूँ झुका हुआ है तो इसको झुका देते हैं, यहाँ पे जाके मिल गई कि नहीं? सीधा बना लेना, बोर्ड में थोड़ी सी टेढ़ा बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यूँ जाके मिल गई। डॉट डॉट करके क्यों बनाए सर, ये नया स्टाइल सीखे आप? नहीं, नया स्टाइल नहीं बच्चों, डॉट डॉट करके इसलिए क्योंकि ये वर्चुअल बन रहा है, एक्चुअली में नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा है, और जो मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जो एक्चुअली में मीट करे उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। दो तरह का इमेज होती है बच्चों हमारे पास, एक होती है वर्चुअल इमेज, एक होती है रियल इमेज। वर्चुअल में क्या होता है, सिर्फ प्रतीत होगा, मिलेगा नहीं, है ना, सिर्फ महसूस होगा, लेकिन रियल इमेज में एक्चुअली में मीट करेगा। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ वो कैसा इमेज फॉर्म हुआ सर, ये हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गया। कैसा इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कब ये फॉर्म हुआ? जब आप देखो ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बीच में रखे हो, कहीं पर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच मध्यम में रखे हो। यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछा था कि कॉन्वेक्स लेंस है वो ऑलवेज फॉर्म करती है वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये 18 नंबर का सी नंबर जवाब कैसे आया, समझ में आया? जवाब पता है आपको, रट्टा मार लोगे लेकिन कंसेप्ट के साथ समझना जरूरी है। तो 18 नंबर का सी नंबर हम लोग सीधा सीधी जवाब मांग देंगे। क्लियर, समझ में आया? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से समझ लो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विथ ईज। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर आप पढ़े हो तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप क्या पढ़े थे कि मेरे पास स्लिट रहेगा। स्लिट समझते हो बच्चों? ये मेरे पास स्लिट है, पतली पतली सी स्लिट है। ठीक है, कुछ यूं मेरे पास स्लिट है, 3 गो स्लिट बना देते हैं, बोर्ड में दिख रही है, ये पतली पतली सी स्लिट है। ठीक है, हम क्या किए हैं, और यहाँ पर कहीं पर दूर में स्क्रीन लगा दिए, इसको क्या बोलेंगे, स्क्रीन। यहाँ क्या है, स्लिट। स्लिट, इसको S1 नाम दे दो, इसको S2 नाम दे दो। यहाँ से हम क्या किए, लाइट को भेज दिए, कोई सोर्स से लाइट हमारा चला गया। हाँ, तो हमारे पास मान लो ये स्लिट है और ये स्क्रीन है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था कि यहाँ से एक सोर्स लिया था, लाइट का सोर्स, और यहाँ से लाइट भेज दिया इसे। लाइट चारों तरफ जो है फैल गई बच्चों, लाइट का मन है, फैल गई। फैल गई तो क्या हुआ, इस स्लिट के बीच से ये जो गैप दिख रहा है ना, इस गैप से कुछ लाइट निकला और इस गैप से कुछ लाइट निकला, और यहाँ पे जब पहुंचा स्क्रीन पे तो देख करके तुम पागल हो जाओगे। क्या हुआ कि जब लाइट यहाँ से आया, यहाँ से जब पतला वाले से पास हुआ तो यहाँ पर फ्रिंज बनाया। कैसा फ्रिंज सर, डार्क और वाइट टाइप का फ्रिंज बना लिया। ठीक है, ये आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तब एकदम पूरे डिटेल्स में पढ़ोगे कि कैसे वो फ्रिंज बना रहा था। हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं कि जो फ्रिंज का विथ होता है, फ्रिंज विथ जिसको बोलते हैं, क्या बोले, फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे, बीटा बराबर होता है लैम्डा डी बटा डी, लैम्डा डी बटा स्मॉल डी।
अब ये सर लैम्डा डी बटा स्मॉल डी का क्या मतलब हुआ, याद रखना बच्चों, ये जो कैपिटल डी है, ये जो कैपिटल डी है, सॉरी हम कहाँ चले आए, वहाँ पे थे, ये जो कैपिटल डी है ये हमारा एक ये डी हो गया, डी का मतलब दूरी, ठीक है, सॉरी ये कैपिटल डी, ये कैपिटल डी हो गया। कैपिटल डी का मतलब क्या हुआ, स्लिट और स्क्रीन के बीच का मध्यम दूरी, स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट किए, और स्लिट का जो दूरी है, स्लिट के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट किए। दोनों डी समझ में आया, दोनों ही दूरी है, एक स्लिट और स्क्रीन के बीच का है और एक सिर्फ स्लिट के बीच का दूरी है। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया कि लैम्डा डी बटा स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, क्या यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसको देख करके बताओ, लैम्डा डी बटा स्मॉल डी, इससे क्या पता चल रहा है कि लैम्डा डी बटा स्मॉल डी इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमसे पूछा था जो फ्रिंज विड्थ है उसके बारे में, फ्रिंज विड्थ है उसके बारे में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन डिस्टेंस हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे सर, कैसे सर, हम लिखे लैम्डा डी बटा स्मॉल डी, लैम्डा डी बटा स्मॉल डी। अच्छा बीटा जो है इसका प्रोपोर्शनल है कि नहीं, डी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, स्क्रीन और स्लिट के बीच का दूरी क्या हो गया, कैपिटल डी, तो बीटा इसका प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि यंग्स डबल स्लिट में जो फ्रिंज विड्थ होगा उस किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए, 19 नंबर के बाद 20 नंबर पे हम लोग चलते हैं डायरेक्टली। अभी अभी हम लोग इस पे डिस्कशन किए थे बच्चों, पोलराइजेशन प्रूव्स दैट, पोलराइजेशन किस बारे में प्रूव करता है, दो बातें याद रखना, पोलराइजेशन जो है हम लोगों को प्रूव करता है कि जो लाइट होता है हमेशा वो ट्रांसवर्स वेव है। कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। अगर तुमसे पूछ देगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको लाइट कैसा बताया था, तो हम उसमें बोलेंगे सर कि वो बताया था हमको पार्टिकल नेचर के बारे में, कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर है। आज के दिन में हम लोग लाइट के बारे में क्या जानते हैं, लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। लेकिन पहले लोग क्या जानते थे कि लाइट एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है। फिर आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें बताया गया लाइट एक तरह का पार्टिकल नेचर है। फिर बाद में आया तो बोला गया कि लाइट जो है ट्रांसवर्स भी है, पार्टिकल भी है, दोनों है। हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पोलराइजेशन हमको प्रूव किया था ट्रांसवर्स वेव के बारे में। अगला क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, और 4 क्वेश्चन है बच्चों, इस 4 क्वेश्चन में एकदम ध्यान से देखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट, अभी अभी इसका डिस्कशन किए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव करता है। हम अभी बताया ना, पोलराइजेशन ट्रांसवर्स के बारे में प्रूव किया था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आ जाए तो ये पार्टिकल नेचर के बारे में प्रूव किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ, 22 नंबर पे। 22 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे कि जो पोटेंशियल होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात किए तो समझ लो कि वेवलेंथ का बात होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का बात होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन, एरिया ऑफ कैथोड। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जब बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हम लोग टिक मार देंगे। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन। ये सब देखो क्वेश्चन पे क्या है, ये सब बस पढ़ने वाला क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़ो थ्योरी को, कंप्लीट हो गया। समझने वाला क्वेश्चन पे हम डिटेल्स में जाके समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो ये भी जो है
एकदम डायरेक्टली पढ़ करके आप एक बार में आंसर दे दोगे। क्या है कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू। हाइड्रोजन एटम जब हमारे पास है तो इलेक्ट्रॉन्स किसके वजह से रिवॉल्व करता है। तो आप एक बात को समझ लो कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा कहीं पर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों कहीं पर रहेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लगेगा बच्चों, याद रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि बताओ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किसके वजह से करता है न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है। तो 23 नंबर का हम लोग सी नंबर मार देंगे। 2 क्वेश्चन और है बच्चों, बड़ा ध्यान से करो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू। मास डिफेक्ट किसके वजह से होता है, रेडियो एक्टिव के वजह से, न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से, फ्यूजन के वजह से, फिजन के वजह से, किसके वजह से। तो बच्चों मास डिफेक्ट क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझो। मास डिफेक्ट क्या होता है, देखिए समझिए ध्यान से। जब हम लोग मास डिफेक्ट का बात करें तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि मास डिफेक्ट इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम एक्चुअल मास। मास डिफेक्ट का बात किया, ठीक है, ये हो गया डेल्टा एम। ये हो गया मास डिफेक्ट। मतलब कि अगर आप मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो वो स्लाइटली जो है ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन द एक्चुअल मास। एक्चुअल मास से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसी को हम लोग जो डिफरेंस होता है ना, जो मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन को जोड़ करके जो डिफरेंस होता है एक्चुअल मास से, उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट जो है किस चीज पे आधारित है, आप आइंस्टाइन का एक इक्वेशन पढ़े होंगे, E बराबर mc²। जो यहाँ पे कमी आया मेरे मास में, जो हमारा मास में कमी आया वो क्या हो गया, mc² के रूप में दिखा। जो मिसिंग मास है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से पता चल रहा है क्या, E इक्वल टू mc²। एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो मिसिंग मास है यहाँ पे जो मिसिंग मास है उसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग किस में, एनर्जी में। ये था मास डिफेक्ट का कंसेप्ट। हमसे पूछा क्या था बच्चों, पूछा था कि मास डिफेक्ट इन द न्यूक्लियस किसके वजह से होता है। आप बोलोगे न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि बच्चों मास और एनर्जी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आइंस्टाइन का एनर्जी और मास का इक्वेशन E बराबर mc², उसी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जेनर डायोड क्या होता है बच्चों। जेनर डायोड याद रखना बच्चों, एक ऐसा डायोड है जो कि रिवर्स बायस पे काम करता है। किस पे काम करता है, रिवर्स बायस्ड में। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, जो हम पढ़ाए हैं चैप्टर को, उसमें पूरा क्लियरली डिफाइन किए जेनर डायोड वो कैसे करता है, उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। हम लोग पॉइंट पर बात करते हैं बाबू। जेनर डायोड क्या होता है, किस लिए यूज होता है, याद रखना जेनर डायोड यूज होता है रिवर्स बायस पे, ठीक। और जेनर डायोड यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। ये हुआ हम लोगों का 25 क्वेश्चन सारा का सारा कंप्लीट। अगली वीडियो में हम लोग इसका सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। एक वीडियो 25 क्वेश्चन हमारा सारा का सारा ये जो MCQ टाइप था कंप्लीट हो गया। जहां जहां दिक्कत हुआ है बच्चों कमेंट करके बताना जरूर। हो सकता है मेरे से कुछ गलती भी हुआ होगा, लेकिन उसको आप बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब की बार आर या पार सुपर कंसेप्ट क्लासेस से होगी टॉपर्स की बौछार। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी।
आप लोगों का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और ये कोर्स साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। इस कोर्स में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एग्जाम का वायरल क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड क्लासेस और कुछ कुछ लाइव क्लासेस दिया जाएगा। अभी फिलहाल 100 स्टूडेंट के लिए इसमें ऑफर चल रहा है। ये कोर्स मात्र आप लोगों को 399 में मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग इस ऑफर का लाभ उठाइए। यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं। इस मोबाइल नंबर पर या तो आप लोग फोन करिए या फिर व्हाट्सएप करिए। 100 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है और इस ऑफर का जल्दी से आप लोग लाभ उठाइए। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। यदि आप लोग क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मात्र 399 में और पहले 100 स्टूडेंट को। और हमारे पास क्लास 12 साइंस स्ट्रीम का जो कोर्स है इसमें आप लोगों को मिलेगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश कोर मात्र 399 में। तो जल्दी करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं।